मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? मैं डॉक्टर रावत एक चिकित्सक हूँ, जिसे पारिवारिक चिकित्सक के रूप में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। मैंने हार्वर्ड में पोषण का अध्ययन किया है, healthgroupcoaching.com नामक वेबसाइट की स्थापना की है तथा वर्तमान में स्लो रिवर्स डिजीज एंड ऑप्टिमाइज वेट नामक पुस्तक लिख रहा हूँ। तो शायद आपके चिकित्सक ने आपको बताया है कि आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, या शायद आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम की ओर बढ़ रहे हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम वास्तव में क्या है और क्या मेटाबॉलिक सिंड्रोम को उलटना संभव है? इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के निदान के लिए निम्नलिखित जोखिम कारकों में से कोई 3 का होना आवश्यक है। अतः एक पुरुष में कमर की परिधि, जो कि आपकी कमर का सबसे बड़े बिंदु पर माप होगी, जो कि आमतौर पर आपकी नाभि से कुछ इंच ऊपर या 40 इंच या उससे अधिक होती है। किसी महिला में 35 इंच या उससे अधिक। ट्राइग्लिसराइड का स्तर 1.7 मिलीमोल प्रति लीटर से अधिक होना या उसके लिए दवा लेना। उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन या अच्छे कोलेस्ट्रॉल HDL का स्तर 1 से कम होना या किसी महिला में 1.3 से कम होना या कम HDL के लिए दवा लेना, और या रक्तचाप होना जो सिस्टोलिक के लिए 130 से ऊपर और डायस्टोलिक के लिए 85 से ऊपर हो, या रक्तचाप के लिए दवा लेना। तो ध्यान रखें कि इन 4 विशेषताओं में से मेटाबॉलिक सिंड्रोम के निदान के लिए आपके पास केवल 3 विशेषताएं होनी चाहिए। इसलिए अपने कोचिंग कार्यक्रम में मैं किफायती जीनोटाइप परिकल्पना और व्यक्तिगत वसा सीमा के बारे में बात करता हूं। तो हो सकता है कि आप ऐसे व्यक्ति हों जिनमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने की प्रबल आनुवंशिक प्रवृत्ति हो, भले ही आपका वजन अधिक न हो। इसलिए केवल ट्राइग्लिसराइड, HDL और रक्तचाप ही आपके रोग का निदान करने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं, भले ही आपका वजन अधिक न हो। बेशक जिन ग्राहकों में मेटाबॉलिक सिंड्रोम विकसित करने की मजबूत आनुवंशिक प्रवृत्ति होती है, वे अक्सर पतले मोटे होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे बाहर से अधिक वजन वाले नहीं दिखते हैं, लेकिन उनमें ट्रकल या विसराल वसा अधिक होती है, जिसका अर्थ है कि नाभि के आसपास वसा, जिसका अर्थ है कमर के आसपास, बेल्ट के आसपास वसा। और इन ग्राहकों में अक्सर मेटाबॉलिक सिंड्रोम का खतरा बढ़ जाता है, भले ही उनका BMI या बॉडी मास इंडेक्स सामान्य हो। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम भविष्य में हृदय रोग विकसित होने के आपके जोखिम के बारे में क्या कहता है? खैर, हृदय रोग को ध्यान में रखें, जिसका अर्थ है रक्त वाहिकाओं में रुकावट होना, आपके अंगों को हृदय पर थोपना, ये दिल का दौरा हो सकता है। मस्तिष्क के लिए यह एक आघात होगा। ये स्तंभन दोष, गैंग्रीन और परिधीय संवहनी रोग भी हो सकता है, जिससे जीवन में आगे चलकर रक्त वाहिका रोग का खतरा बढ़ जाता है। और हाँ, याद रखें कि पश्चिमी दुनिया में मृत्यु का ये सबसे आम कारण है। इसके बाद कैंसर और फिर न्यूरोडिजेनरेटिव रोग का स्थान आता है, अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसी बीमारियां। इसलिए यदि आप में मेटाबॉलिक सिंड्रोम विकसित होने का जोखिम अधिक है, या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसमें ये जोखिम अधिक है, तो इसके विकास को न्यूनतम करने के लिए कदम उठाने, या यदि संभव हो तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम को उलटने के लिए कदम उठाने से निश्चित रूप से समय से पहले मृत्यु और समय से पहले रुग्णता के जोखिम को कम करने में मदद मिलेगी। बेशक आपके जोखिम को कम करने के लिए हमारे पास प्रभावी दवाएं हैं, साथ ही पूरक भी हैं, जिनके बारे में मैं अपनी वेबसाइट पर उत्पाद अनुशंसा अनुभाग में चर्चा करता हूं। हालांकि इन सभी दवाओं और पूरकों को लेने से अक्सर आपका जीवन काल बेहतर हो सकता है, लेकिन इनका आपके स्वास्थ्य काल या आपके स्वस्थ रोगमुक्त जीवन के वर्षों पर हमेशा उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए हम निश्चित रूप से चयापचय सिंड्रोम के जोखिम को कम करने में जीवन शैली, पोषण, व्यायाम के महत्व को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, खासकर यदि आपकी पहचान ऐसे व्यक्ति के रूप में की गई है जिसे हृदय रोग विकसित होने का खतरा है। इसलिए हालांकि आनुवंशिकी इसमें भूमिका निभाती है तथा ये किसी व्यक्ति को कार्डियो मेटाबॉलिक रोग विकसित होने के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकती है, तथा ये कम उम्र में तथा कम BMI पर हो सकता है। हालांकि प्राथमिक कारक आपकी जीवन शैली, आहार और पर्यावरणीय कारक है, जिन्हें आप बदल सकते हैं।
उदाहरण के लिए, जापानी जातीयता वाले ग्राहकों पर किए गए इस अध्ययन में जापान में रहने वालों की तुलना उत्तरी अमेरिका में रहने वालों से की गई और पाया गया कि उत्तरी अमेरिका में रहने वाले जापानी जातीयता वाले ग्राहकों में अपचय सिंड्रोम की दर काफी अधिक थी, क्योंकि जापान में रहने वाले लोग पूर्वी शैली के आहार की तुलना में पश्चिमी शैली का आहार ले रहे थे। अब ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि यदि मेरी जीवन शैली और आहार पद्धति पश्चिमी है और मैं अत्यधिक मोटा हो गया हूं और मैं ओज़ेम्पिक पर जाकर अपना वजन कम कर सकता हूं, तो मैं उनसे कहूंगा कि दुर्भाग्य से आप पश्चिमी खाद्य लॉबी के जाल में फंस गए हैं, जिसके बाद पश्चिमी फोमा लॉबी का जाल है। यह कोई स्थायी समाधान नहीं होगा। आप बड़ी खाद्य लॉबियों के उत्पादों का उपभोग करके और बहुत अधिक वजन बढ़ाकर उन्हें बहुत सारा पैसा कमाएंगे, और फिर जब आप अपना वजन कम करने के लिए ओज़ेम्पिक जैसी फोमा दवाओं का सेवन करेंगे, तो आप उनसे खरबों डॉलर भी कमा लेंगे। हालांकि यह कोई स्थायी समाधान नहीं होगा। ये दर्शाया गया है कि ओज़ेम्पिक जैसी दवाएं बंद करने पर 60% से 70% वजन लगभग तुरंत वापस आ जाता है, और यदि आप इसका स्थायी, दीर्घकालिक, टिकाऊ समाधान चाहते हैं, तो आपको अपनी पश्चिमी जीवन शैली और आहार पद्धति की समस्या का मुकाबला करने के लिए अधिक पूर्वी जीवन शैली और आहार पद्धति को अपनाना होगा। बिल्कुल, यदि आप अत्यधिक मोटे हैं, तो इसमें सेमाग्लूटाइड, ओज़ेम्पिक, विगोवी, मैनेजारो आदि दवाओं की भूमिका है। हालांकि इसके लिए हमें अपनी जीवन शैली और आहार में भी बदलाव लाना होगा, और इसी विषय पर हम इस वीडियो में तथा इस चैनल पर अन्य कई वीडियो में बात कर रहे हैं। यह एक अध्ययन है जिसने उन ग्राहकों में चयापचय सिंड्रोम की विशेषताओं में महत्वपूर्ण कमी को प्रदर्शित किया है जिन्होंने भूमध्यसागरीय शैली का आहार अपनाया था, और यह मेटाबॉलिक सिंड्रोम की विशेषताओं को कम करने के लिए सबसे अच्छे अध्ययन और वैज्ञानिक रूप से मान्य आहार पैटर्न में से एक है। हालांकि हमें ये याद रखना चाहिए कि जब हम भूमध्यसागरीय शैली के आहार की बात करते हैं, तो हमारा मतलब सिर्फ भोजन या आहार पैटर्न से नहीं होता है। यह एक जीवन शैली पैटर्न भी है। वे लोग अधिक सक्रिय थे, अधिक कदम चलते थे, अधिक सामाजिक थे, वे अधिक निश्चिंत और शांत रहेंगे। वे शाम को आग के पास या सूर्यास्त के समय बैठते और बातें करते तथा मेलजोल बढ़ाते। उनके जीवन में उद्देश्य था, और आप जानते हैं, उन्हें संभवतः पर्याप्त व्यायाम और पर्याप्त नींद मिलती होगी, और निश्चित रूप से यह एक विशेष आहार पैटर्न था जिसमें वे अधिक मात्रा में साबुत खाद्य पदार्थ खाते थे। वे अधिक गुणवत्ता वाला भोजन भी ग्रहण कर रहे थे, और यह एक समग्र आहार पैटर्न के साथ एक जीवन शैली पैटर्न है जिसने बेहतर स्वास्थ्य परिणाम सुनिश्चित किया। उदाहरण के लिए, यदि हम नीले क्षेत्रों में किए गए शोध को देखें, तो एक बात आप देखेंगे कि ये अधिक पारंपरिक क्षेत्र हैं जहां वे रहते हैं। अधिक पारंपरिक पूर्वी शैली का आहार है, भले ही उनमें से 2 क्षेत्र पश्चिम में हैं। एक और बात जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा वह ये है कि ये लोग अधिकतर तटीय क्षेत्र के थे, और वे मछली तथा अन्य प्रकार के ऐसे खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करते थे जिनमें ओमेगा 3 अधिक होता है, और मुझे लगता है कि यह भी एक सामान्य कारक है कि इन सभी नीले क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो 100 साल तक जीवित रहेंगे या जो 100 साल तक जीवित रहेंगे। तो ये दीर्घायु के लिए शोध किया गया सबसे अच्छा आहार और जीवन शैली पैटर्न में से एक है, और यह सब अपने आप को सीमित करने या आनंद न लेने के बारे में नहीं है। ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो काफी आनंददायक होते हैं, तथा वास्तव में ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम की घटनाओं को कम करने में सहायक होते हैं, और मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा। अब उदाहरण के लिए, डार्क चॉकलेट कार्डियोमेटाबॉलिक विकारों के जोखिम को कम करने में कारगर साबित हुई है। नारियल के पौधे के कई लाभ हैं, और बशर्ते इसमें अधिक मात्रा में डार्क चॉकलेट हो, और व्यक्तिगत रूप से मैं 90% कोको डार्क चॉकलेट खरीदता हूँ, जो ये सुनिश्चित करता है कि आपको कम चीनी और अन्य प्रकार के उत्पाद मिलेंगे जो कोको के प्रभाव को कम करते हैं। ये काफी फायदेमंद है। तो बहुत बढ़िया नाश्ता। ये बात ध्यान में रखें कि चॉकलेट एक उच्च कैलोरी घनत्व वाला खाद्य पदार्थ है,
और कुल मिलाकर आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक आपका ऊर्जा संतुलन है। यदि आप स्वस्थ आहार भी खाते हैं, तो भी यदि आप अत्यधिक मात्रा में कैलोरी खाते हैं और उन्हें जला नहीं पाते तथा शरीर में वसा के रूप में अधिक ऊर्जा संग्रहित कर लेते हैं, तो आप स्वयं को अच्छी चयापचय स्थिति में नहीं पाएंगे। इसलिए भले ही डार्क चॉकलेट और रेड वाइन के कुछ स्वास्थ्य लाभ हों, फिर भी आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप अपने आहार में कैलोरी की कमी या कैलोरी के संतुलन को बनाए रखें। यदि आप पहले से ही अच्छी स्थिति में हैं, रेड वाइन भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम के जोखिम को कम करने में सहायक पाई गई है और ऐसा माना जाता है कि इसका कारण एंटीऑक्सीडेंट्स और रेस्वेराट्रोल जैसे पौधों में पाए जाने वाले पॉलीफेनोल्स है। सामान्यतः पौधे आधारित भोजन का रंग जितना गहरा होगा, उसके स्वास्थ्य लाभ उतने ही अधिक होंगे। इसमें जितने अधिक पॉलीफेनोल, फ्लेवोनोइड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे। उदाहरण के लिए लाल आलू में सफेद आलू की तुलना में अधिक स्वास्थ्य लाभ होते हैं तथा मीठे आलू में सबसे अधिक स्वास्थ्य लाभ होते हैं। लाल गोभी में सफेद गोभी की तुलना में अधिक पॉलीफेनॉल्स होते हैं। लाल वाइन का प्रभाव सफेद वाइन की तुलना में लाल अंगूर के समान अधिक होता है, यहाँ तक कि बियर के साथ भी। उदाहरण के लिए गिनीज जैसी कड़वी बियर स्टेला जैसी आसुत बियर की तुलना में अधिक स्वास्थ्यवर्धक होगी और इसलिए सामान्य तौर पर यदि आपको इन खाद्य पदार्थों के बीच चयन करना हो तो गहरे रंग वाले को चुनें, क्योंकि उस भोजन में पॉलीफेनोल, फ्लेवोनोइड्स, एंटीऑक्सीडेंट अधिक मात्रा में मिलने की संभावना होती है। ऐसे कई लोग हैं जो इंसुलिन प्रतिरोध और मेटाबॉलिक सिंड्रोम के विकास के लिए कार्बोहाइड्रेट को दोषी मानते हैं। ये समझना महत्वपूर्ण है कि सभी कार्बोहाइड्रेट बुरे नहीं होते। वास्तव में कुछ प्रकार के कार्बोहाइड्रेट चयापचय स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं और ये विशेष रूप से साबुत, अक्षत अनाज और फल होंगे। हालांकि कुछ रूपों में, विशेष रूप से परिष्कृत और तरल फ्रुक्टोज में, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए काफी हानिकारक हो सकते हैं और ये वे खाद्य पदार्थ होंगे जो फलों से प्राप्त होते हैं। हालांकि ये मूल रूप में मूल फल नहीं है, इनमें से पानी का फाइबर निकाल लिया गया है। इन लंबे समय तक भंडारित रहने वाले तथा फैक्ट्री में बने खाद्य पदार्थों में अब अधिकांश एंटीऑक्सीडेंट्स तथा फ्लेवोनोइड्स नहीं होते और इस तेजी से अवशोषित होने वाले रूप में, जिसका चयापचय मुख्य रूप से यकृत के माध्यम से होता है, फ्रुक्टोज चयापचय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है और ये मुख्य रूप से फलों के रस, फलों के जैम, मुरब्बे, आइसक्रीम, सभी प्रकार की फैक्ट्री निर्मित वस्तुएं होंगी जिनमें फ्रुक्टोज होता है और ये उच्च फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप युक्त खाद्य पदार्थ भी हो सकते हैं जिनका भंडारण जीवन आमतौर पर लंबा होता है। इसलिए ऐसे खाद्य पदार्थों से सावधान रहें क्योंकि वे चयापचय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। बहुत जरूरी है, हालांकि इस बात पर जोर देना जरूरी है कि अपने मूल रूप में फल इसके विपरीत होते हैं। वे चयापचय स्वास्थ्य के लिए बेहद स्वस्थ हैं। अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में मैं एक दैनिक जीवन शैली की सलाह देता हूं, जिसमें मैं अधिक से अधिक फलों को उनके मूल रूप में तथा साबुत अनाज जैसे कि भूरे चावल, स्टील कट ओट्स, बाजरा, अलसी के साथ खट्टी रोटी आदि को नाश्ते तथा दोपहर के भोजन में खाने की सलाह देता हूं, लेकिन मैं अंतिम रूप से कम कार्ब या शून्य कार्ब समझने के लिए एक अंतिम आंतरायिक उपवास योजना पर पिछले वीडियो। इस समीक्षा लेख में अधिक जानकारी दी गई है। इस बात पर चर्चा हो रही है कि परिष्कृत प्रसंस्कृत फ्रुक्टोज के अत्यधिक सेवन से यूरिक एसिड या गाउट का स्तर भी बढ़ सकता है, जिससे कार्डियो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का खतरा भी बढ़ सकता है। बेशक अन्य कारक जो गाउट के स्तर या यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ा सकते हैं, उनमें मोटापा, अत्यधिक स्तनधारी प्रोटीन खाना आदि शामिल है। साथ ही निर्जलित होना या न होना, पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ का सेवन करें। साथ ही कम यूरिक एसिड उत्सर्जित करने की आनुवंशिक प्रवृत्ति का संदर्भ भी इस बात को बताना महत्वपूर्ण है।
यूरिक एसिड के स्तर में लगातार वृद्धि। रक्त प्रवाह में न केवल गुर्दे की पथरी, पित्ताशय की पथरी और जैसी दर्दनाक स्थितियों का खतरा बढ़ जाता है। ये गठिया रोग के अलावा आगे चलकर हृदय संबंधी मेटाबॉलिक रोग का भी जोखिम कारक है। क्या कोई निश्चित आहार पद्धति है जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम एम की प्रगति को कम कर सकती है या मेटाबॉलिक सिंड्रोम को उलट सकती है? इसका यादृच्छिक अध्ययन है नियंत्रण परीक्षण, जिसे मैं जल्द साझा करूंगा। यह एक विस्तृत अध्ययन है, मैं बहुत अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन याद रखें कि कुछ बुनियादी अवधारणाएं हैं जिन्हें आपको समझने की आवश्यकता है, जो शायद आपके द्वारा अपनाए जाने वाले आहार पैटर्न से भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। वे मूल अवधारणाएं हैं कि यदि आपको कार्डियो मेटाबॉलिक रोग या मेटाबॉलिक सिंड्रोम विकसित होने की आनुवंशिक प्रवृत्ति है, तो चाहे आप कहीं भी हो, आपको पेट की चर्बी कम करने की जरूरत है। आपको अपने शरीर में मांसपेशियों की मात्रा बढ़ाने की जरूरत है। आपको संभवतः कैलोरी की कमी की स्थिति में प्रवेश करने की आवश्यकता है, और ऐसा करने के स्वस्थ तरीकों में अधिक संपूर्ण खाद्य आहार और कुछ अन्य चीजों का संयोजन शामिल होगा। हल्के आंतरायिक उपवास की डिग्री ए। यह एक प्रकार का सर्केडियन हार्मोनल पैटर्न है, इसलिए मुख्य रूप से जब आप सक्रिय हों तो जल्दी खाना खाएं और कैलोरी जलाएं तथा खाने से बचें देर से जब आप अधिक संभावना है निष्क्रिय रहना और सारी कैलोरी संग्रहित करना। ये लिप जीन अध्ययन पर आधारित अध्ययन है, जिसमें 4 समूह थे और उन्हें 4 अलग अलग प्रकार के आहारों में विभाजित किया गया तथा 12 सप्ताह तक उनका पालन किया गया। वे अपने कोलेस्ट्रॉल इन्फ्लेमेटरी मार्करों और इंसुलिन प्रतिरोध के मार्करों जैसे प्यूमा IR को भी माप रहे थे। उन्होंने प्रदर्शित किया कि जिन ग्राहकों ने 2 विशेष प्रकार के खाद्य समूहों का अधिक सेवन किया, उनमें असंतृप्त वसा का सेवन भी अधिक हुआ, जो मछली, जैतून, एवोकाडो, नट्स और बीजों के रूप में ओमेगा 3 होगा। साथ ही जटिल कार्बोहाइड्रेट का सेवन भी बढ़ा, जो साबुत और साबुत अनाज होगा, जैसे कि भूरे चावल, स्टील कट ओट्स, क्विनोआ, बाजरा इत्यादि। इन समूहों में इंसुलिन प्रतिरोध में कमी देखी गई। मैं आपसे मेरा पिछला वीडियो देखने का आग्रह करूंगा, जिसमें मैंने खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आहार संबंधी उपायों के बारे में बात की थी, और इस प्रकार की रणनीतियों पर उस वीडियो में अधिक विस्तार से चर्चा की गई है। बेशक चयापचय सिंड्रोम और इंसुलिन प्रतिरोध को कम करने के लिए व्यायाम को बढ़ाना भी अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है, और यह बात एक अध्ययन में प्रदर्शित की गई है। इस अध्ययन में ये दर्शाया गया कि जो ग्राहक मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ शारीरिक रूप से सक्रिय थे, उनमें हृदय रोग विकसित होने का जोखिम उन अन्य ग्राहकों की तुलना में बहुत कम था जिनमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम था, लेकिन वे शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं थे। हम प्रति सप्ताह कम से कम 150 मिनट तीव्र व्यायाम की सलाह देते हैं। हाँ, ध्यान रखें कि यह न्यूनतम है। मैं किसी से भी यह आग्रह नहीं करूंगा कि यदि वे चयापचय संबंधी बीमारी को दूर करना चाहते हैं तो वे न्यूनतम लक्ष्य पर ही काम करें। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि व्यायाम करने के तरीके के बारे में अधिक जानकारी के लिए प्रीडायबिटीज को उलटने पर मेरा वीडियो देखें। व्यक्तिगत रूप से मैं 3 विशेष रणनीतियों पर प्रशिक्षण देता हूँ। एक रणनीति है व्यायाम और नाश्ते की। उदाहरण के लिए, मैं दिन में 3 से 4 बार भोजन से पहले 30 क्रचेस, 30 स्क्वाट्स, 30 पुश अप्स और 10 पुल अप्स करता था, और मैं ऐसा सप्ताह में संभवतः 4 से 5 दिन करता हूँ। अन्य दिनों में मैं कुछ महत्वपूर्ण कार्डियो व्यायाम भी करता था। मेरे मामले में मुझे अपने 15 साल के बेटे के साथ टेनिस खेलना पसंद है, जो प्रतिस्पर्धी टेनिस खेलता है। कल हमने 2 घंटे तक एकल मैच खेला, और मैं संभवतः आज भी खेलूंगा। आज रविवार है। ये काम हम सप्ताहांत पर करते हैं, लेकिन मैं सप्ताह के दिनों में अधिक व्यायाम करता हूँ, क्योंकि यह काम मैं अपने कार्यालय में भी कर सकता हूँ। मैं प्रतिरोध प्रशिक्षण, जिम जाने और मांसपेशियों को बढ़ाने के प्रयासों के बारे में भी बात करता हूँ। ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो में, जिसमें मैंने प्रीडायबिटीज को ठीक करने के बारे में बात की थी, मैंने वहां एक अध्ययन के बारे में अधिक विस्तार से बात की थी, जिसमें दिखाया गया था कि सर्वोत्तम परिणामों के लिए कार्डियो के साथ प्रतिरोध प्रशिक्षण का संयोजन आवश्यक है। केवल कार्डियो या केवल प्रतिरोध प्रशिक्षण पर निर्भर रहने से लाभ नहीं मिलता। दोनों का स्वस्थ संतुलन बनाए रखने से अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो संक्षेप में कहें तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है?
यदि आप में इन 4 में से 3 लक्षण मौजूद हैं, तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। यदि पुरुष में कमर की अधिकतम परिधि 40 इंच या उससे अधिक, महिला में 35 इंच या उससे अधिक, ट्राइग्लिसराइड 1.7 HDL से अधिक, पुरुष में 1.0 से कम या महिला में 1.3 से कम, रक्तचाप 130/85 या उससे अधिक है, तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। यदि आप में इन 4 में से 3 विशेषताएं हैं, तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम को दूर करने के लिए आपके शीर्ष 5 कदम क्या होंगे? पहला ये कि आपको पेट की चर्बी कम करने की आवश्यकता है और यह कुछ हद तक कैलोरी प्रतिबंध के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसे प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका संपूर्ण खाद्य आहार का पालन करना है और भोजन के समय पर कुछ हद तक प्रतिबंध लगाना है। इसलिए भोजन के समय पर जाएं जहां आप देर से खाने पर नहीं बल्कि जल्दी खाने पर ध्यान केंद्रित करें। और मैं अपने वीडियो रिवर्सल ऑफ फैटी लीवर में इसके पीछे के विज्ञान पर अधिक विस्तार से चर्चा करता हूं। दूसरा कदम होगा अपनी मांसपेशियों को बढ़ाना और यह मुख्य रूप से प्रतिरोध प्रशिक्षण के माध्यम से होगा, लेकिन इसमें कार्डियो की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए कार्डियो और व्यायाम प्रशिक्षण दोनों को मिलाकर व्यायाम स्नैक्स पर विचार करें, स्टेप काउंटर पर विचार करें और प्रतिदिन 10,000 से अधिक कदम चलने का लक्ष्य रखें। इससे न केवल मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इंसुलिन प्रतिरोध को कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि भविष्य में हृदय रोग का खतरा भी कम होगा। तीसरा कदम होगा कुछ विशेष प्रकार के खाद्य पदार्थों का नमूना तैयार करना, संतृप्त वसा के स्रोतों की पहचान करना और उन्हें असंतृप्त वसा से प्रतिस्थापित करना, परिष्कृत प्रसंस्कृत शर्करा की पहचान करना और उन्हें जटिल संपूर्ण कार्बोहाइड्रेट से प्रतिस्थापित करना। और मेरे पिछले वीडियो, जिसका शीर्षक था कोलेस्ट्रॉल कैसे कम करें, में क्या बदलाव करने हैं, इस बारे में और अधिक जानकारी दी गई है। चौथा, कुछ विशेष प्रकार के खाद्य पदार्थों के प्रति विशेष रूप से सचेत रहना होगा जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए विशेष रूप से हानिकारक हैं, जैसे कि परिष्कृत, प्रसंस्कृत और तरल फ्रुक्टोज। और यह फल से प्राप्त, कृत्रिम, कारखाने में निर्मित वस्तुएं जैसे फलों का रस, फलों का जैम, फलों का मुरब्बा, फलों की आइसक्रीम आदि हो सकती है। और साथ ही उन खाद्य पदार्थों से भी सावधान रहना चाहिए जिनमें उच्च मात्रा में संतृप्त वसा होती है। ये सभी खाद्य पदार्थ मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए हानिकारक हैं और आपको इसके लिए स्वस्थ विकल्प ढूंढने की जरूरत है। साथ ही उन खाद्य पदार्थों के बारे में भी ध्यान रखना होगा जो आपके लिए फायदेमंद है। इनमें सभी मूल फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, क्रूसीफेरस सब्जियां, सलाद और कुछ प्रकार के आनंददायक खाद्य पदार्थ जैसे डार्क चॉकलेट और रेड वाइन भी शामिल है, बेशक संयमित मात्रा में। और 5वां नंबर होगा अपने खाने के पैटर्न पर कुछ समय का प्रतिबंध लगाना, कुछ हद तक सर्केडियन या हार्मोनल उपवास। सप्ताह में कम से कम 4 से 5 दिन जल्दी भोजन करना, जिसमें आप उस समय जल्दी भोजन करने पर अधिक ध्यान देते हैं जब आप अधिक सक्रिय होते हैं और कैलोरी जलाते हैं, तथा उस समय देर से भोजन नहीं करते जब आप कम सक्रिय होते हैं और न केवल अधिक ऊर्जा संग्रहित करते हैं, बल्कि इसके परिणाम स्वरूप रात भर आपके रक्त प्रवाह में शर्करा का स्तर अधिक रहता है, जो रात भर में आपके वसा जलने को बाधित करता है। क्योंकि अंततः प्राथमिक या केंद्रीय विकृति जो चयापचय सिंड्रोम और इंसुलिन प्रतिरोध का कारण बनती है, वह यकृत और अग्न्याशय के भीतर वसा का अत्यधिक संचय है। जैसा कि मैं अपने कोचिंग कार्यक्रम में चर्चा करता हूं, जब हम व्यक्तिगत वसा सीमा और प्रोफेसर रॉय टेलर द्वारा किए गए शोध पर चर्चा करते हैं, जिसकी चर्चा मेरे वीडियो में अधिक विस्तार से की गई है कि प्रीडायबिटीज को कैसे उल्टा जाए और हम जो कुछ भी करते हैं जो हमारे शरीर को अधिक आंत की वसा को जलाने की अनुमति देता है, वो चयापचय सिंड्रोम को उलटने के लिए फायदेमंद होगा। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगेगा। इसे पसंद करना न भूलें। एक टिप्पणी छोड़ दो और मैं व्यक्तिगत रूप से हर टिप्पणी का जवाब दूंगा। इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ साझा करें जिन्हें यह उपयोगी लगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम से पीड़ित हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि उन्हें ये सिंड्रोम है और इससे आगे चलकर उनमें हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें ताकि वे अपना रक्त परीक्षण करा सके और जांच करा सके। यदि आप कोचिंग के लिए जूम समूह सत्र में मेरे साथ एक एक करके शामिल होना चाहते हैं, तो मैं एक कार्यक्रम चलाता हूं जो 4 सप्ताह तक चलता है। 8 कक्षाएं रात्रि 8:30 बजे जूम पूर्वी समय पर मंगलवार और गुरुवार को। अगले सप्ताह से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है और मैं ये काम हर दूसरे महीने करती हूँ।
कार्यक्रम के दौरान मैं 8 चीजों पर प्रशिक्षण देता हूँ। यह आमतौर पर 30 मिनट का कोचिंग सत्र होता है, जिसके बाद 30 मिनट का प्रश्नोत्तर सत्र होता है, जिसमें मैं सदस्यों के सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। हम जिन विषयों को कवर करते हैं उनमें चयापचय रोग, मोटापा के कारण और इसे कैसे दूर किया जाए शामिल है। आंतरायिक उपवास, एक संपूर्ण खाद्य अति पौष्टिक आहार, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए एक विरोधी भड़काऊ आहार, हमारे आंत माइक्रोबायोम को कैसे संशोधित करें, नींद के तनाव का प्रबंधन कैसे करें और व्यायाम में सुधार कैसे करें, हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए इष्टतम प्रकार का पूरक। और मेरी वेबसाइट पर एक अनुभाग है जहां मैंने इन सभी चीजों के लिए उत्पाद सिफारिशें दी हैं, जिनमें ओमेगा 3, विटामिन डी, मल्टीविटामिन इत्यादि शामिल हैं। और हमारे पास एक कक्षा भी है जिसमें हम चर्चा करते हैं कि त्वचा की उम्र बढ़ने को कैसे रोका जाए, साथ ही रजोनिवृत्ति के प्रबंधन के बारे में भी। यदि आप शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई पैसा खर्च करने के इच्छुक नहीं हैं, तो वेबसाइट पर एक निःशुल्क विकल्प उपलब्ध है, जहां आपको इन सत्रों की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और कम से कम YouTube चैनल की सदस्यता ले लीजिए। और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मैं आपको यथासंभव अधिक से अधिक ज्ञान और जानकारी प्रदान करूं। अपना ख्याल रखना और मैं अगले वीडियो में आपसे